एक्सरसाइज 7 के इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसको हिंदी में कहते हैं भौमिक समय सारणी या भूवैज्ञानिक समय सारणी। टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसके बारे में सिंपल सा मैं बात करूं, हमारी पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई उससे पहले का भी भूवैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे समय पीरियड को निर्धारित किया जिसको युग के रूप में जाना जाता है या महाकल्प के रूप में। महाकल्प कहिए या युग कहिए या ईरा कहिए, जो कह सकते हैं इंग्लिश हिंदी में। फिर इसे बांटा समय अवधि में, जिसको पीरियड कहते हैं। फिर इसको बांटा अलग अलग इपॉक में, अलग अलग इपॉक एज लाइक एग्जाम्पल से मीसोजोइक हुआ, पैलियोजोइक हुआ, अलग अलग तरह के जो ईरा होते हैं, ईरा से अवधि, अवधि से इपॉक। इपॉक में बांट करके इन्होंने अलग अलग छोटे छोटे हिस्से में दिखाने की कोशिश किया जीवन की उत्पत्ति के साथ साथ कौन कौन सा जीव कितना कितना समय पीरियड तक अपना अस्तित्व रखा, फिर विलुप्त हो गया, फिर नए जीव का पदार्पण हुआ, फिर वो विलुप्त हुआ, फिर आज के डेट में आधुनिक समय में हम लोग अवस्थित है। इसी को एक नाम दिया गया जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसमें 5 ईरा है मेनली रूप से, लेकिन मैं छठा भी बताना चाहता हूं जिसका की योगदान ऐसा नहीं है। पहला एजोइक ईरा, इसका योगदान नहीं है क्योंकि इसमें जीवन की उत्पत्ति नहीं है, जीवन की उत्पत्ति नहीं दर्शाया गया, इसलिए इसका उतना कोई महत्व नहीं है। खासकर इसके बारे में कहा जाता है लगभग 4200 से 4600 मिलियन वर्ष पूर्व का ये समय अवधि को दिखाया गया एजोइक ईरा, जहां पर जीवन की उत्पत्ति नहीं दर्शाया गया, यानी कह सकते हैं निर्जीव ईरा है ये। दूसरा एजोइक के बाद आता आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक, इसमें कहा जाता है 1600 से 3800 ये माना जाता है। आप सोचेंगे 3800 से 4200 कहा गया, 3800 से 4200 का भी पीरियड को इसमें रखा गया है, लेकिन उसमें भी जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इस पीरियड में जीवन की उत्पत्ति हुई थी 1600 से 3800, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी पर 4.6, आपको याद होगा 400 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व हमारा अर्थ का विकास हुआ था, और लगभग 400 मिलियन वर्ष पूर्व हमारा उससे 3.3 या 4 कहा था मिलियन वर्ष पूर्व हमारा जीवन का उत्पत्ति हुआ था। इसलिए इस तरह के पीरियड में जीवन की उत्पत्ति दिखाया गया। लेकिन आर्कियोजोइक में कहा जाता है किस किस तरह का जीवन की उत्पत्ति हुआ, तो प्रोकैरियोट्स आपको मालूम होगा। एक सेकेंड, प्रोकैरियोट्स, जिसमें कि आप जानते हैं मोनेरा। मोनेरा में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप जानते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया का। इसकी उत्पत्ति दर्शाया गया, इसका विकास दर्शाया गया आर्कियोजोइक, जिसको कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक युग कहा जाता है। इसके बाद आया तीसरा नंबर, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, प्रोटीरोजोइक युग। प्रोटीरोजोइक ईरा में कहा जाता है लगभग 600 से 1600 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है ये ईरा। इस ईरा में कहा जाता प्रोटीरोजोइक में और कशेरुकी जितना भी था, इन्वर्टिब्रेटा इसको आप कहते हैं, इसके साथ साथ हरे शैवाल और कशेरुकी, हरे शैवाल, इन सब की उत्पत्ति को दर्शाया जाता है प्रोटीरोजोइक। यानी धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की तरफ पदार्पण होना शुरू हो गया। इसलिए यहाँ पर आप कह भी सकते हैं यूकैरियोटिक का विकास हुआ यहाँ पर, क्योंकि हरा शैवाल, हरे रंग का शैवाल आप जानते प्रकाश संश्लेषी होता है, और यूकैरियोटिक यानी ऐसे कोशिका जिसमें कि एक से अधिक कोशिकाओं का बना हुआ जीव, उसी को यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक में वैसे कोशिका कहा जाता है जिनमें केंद्रक सुविकसित होता है, तो यूकैरियोटिक का विकास। इसके साथ साथ ही आप अगर प्रोटीरोजोइक के बाद चलते हैं, उसके बाद का जो ईरा है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक ईरा के बारे में कहा जाता है 225 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है इस ईरा को। और इस ईरा में कहा जाता है मत्स्य और उभयचर ज्यादा विकास रहा और उसका प्रभुत्व रहा, यानी उसका प्रभाव रहा, डोमिनेंट प्रवृत्ति का रहा।
आप इसको कह सकते हैं मत्स्य और उभयचर का युग मान सकते हैं इस तरह से। इसके बाद आता है मीसोजोइक, जो मध्यकालीन भी बोला जाता है इसको ईरा, मीसोजोइक ईरा, इसको मध्यकालीन भी बोला जाता है। और यह मुख्य रूप से सरीसृप का प्रभुत्व रहा, इसे सरीसृप का युग कहा था, जिसमें आप जानते हैं डायनासोर जैसे खतरनाक जीव इसी युग में, और इसी युग को अलग अलग पीरियड आप कहते हैं, जुरासिक पीरियड, उस पीरियड में माना जाता है आपका सरीसृप वर्ग में डायनासोर की उत्पत्ति रही और सबसे ज्यादा विकास हुआ और सबसे ज्यादा अपना प्रभाव प्रदर्शित किया। ऐसे ही मीसोजोइक में और भी पौधे की अगर हम बात कर ले, खास करके आप जानते हैं पौधे की अगर हम बात कर लें तो कॉनिफर्स आप जानते हैं, कॉनिफर्स है, आवृतबीजी है, ऐसे से पौधे का विकास हुआ। पैलियोजोइक में भी अगर पौधे की बात करें अनावृतबीजी पौधे का विकास हुआ था। इसमें सरीसृप के साथ साथ दंत युक्त पक्षी का भी पदार्पण हुआ था। दंत युक्त पक्षी जिसमें सरीसृप और पक्षी दोनों का गुण था, आर्कियोप्टेरिक्स, इसका भी विकास हुआ था इस युग में, मीसोजोइक। इसके साथ अगर आप चलते हैं मीसोजोइक के बाद तो सीनोजोइक, जिसको आप कहते हैं आधुनिक मॉडर्न युग कहते हैं। और मॉडर्न युग को अगर आप मान के चले तो 0.1 से लेकर 65 मिलियन वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। और इसमें स्तनधारियों का युग माना जाता है। स्तनधारी के साथ साथ स्थलीय शाकीय पौधे हैं, स्थलीय कीट हैं, इन सब का युग माना जाता है स्तनधारी के साथ साथ सीनोजोइक इलाका। इस तरह से मैंने आपको टाइम स्केल के बारे में जानकारी दिया। आइए मैं बताता हूं, आइए मैं बात करूं अनुकूली विकिरण, एडेप्टिव रेडिएशन। देखिए अनुकूलन यानी कहा था किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रकरण, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों का विकास का प्रकरण किसी ऐसे एक क्षेत्र में प्रारंभ होकर, ध्यान सुनेंगे, अनुकूली विकिरण होता है, रेडिएशन। कहा था किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जातियों का विकास का प्रक्रम जो एक भौगोलिक क्षेत्र या एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्र तक प्रसारित होता है, यानी कहीं से प्रसार हुआ और कहीं दूर तक फैल गया। ऐसे जैव विकास को अनुकूली विकिरण कहा जाता है। और इसमें बेहतरीन अगर एग्जाम्पल क्या है तो दो तरह का एग्जाम्पल लिया जाता है। एक लिया जाता है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन, जैसे कंगारू आप जानते हैं, कंगारू को मार्सुपियन कहा जाता है क्योंकि वह अपने उदर एब्डोमेन के अंदर अपने बच्चे को विकास करता है बाहर, शरीर के बाहर, लेकिन अंदर एक कैविटी बना करके, वैसे जीव को मार्सुपियन कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन इसका बेहतरीन एग्जाम्पल। इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल है गैलोपेगोस, इस द्वीप पर पाए जाने वाले पक्षी जिसको फिंचे कहा जाता है, इसके बारे में मैं समझाता हूं। ये दोनों एग्जाम्पल आपका अनुकूली विकिरण का है। तो इसको तोड़ तोड़ के बताऊं, दो तरह का तोड़ के बताता हूं। एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है कन्वर्जेंट। इसके बारे में आपको पहले भी बताया, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। डाइवर्जेंट में आपका ये एग्जाम्पल सटीक बैठता है गैलापागोस द्वीप का, और कन्वर्जेंट में आपका ऑस्ट्रेलियन का, दोनों के बारे में बताता हूं। कन्वर्जेंट जिसको आप कहते हो अभिसारी विकास, डाइवर्जेंट जिसको कहते हो अपसारी विकास। अपसारी विकास सिंपल सा आप कैसे इसको समझोगे? अपसारी विकास को आप कह सकते हो समान पूर्वज, कोई समान पूर्वज है और तो वातावरणीय अनुकूलन के अनुरूप, समान पूर्वज से वातावरणीय स्थितियों के अनुरूप विभिन्न जातियों का विभिन्न दिशाओं में जैव विकास डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है, अपसारी। इसमें गैलापागोस द्वीप पर देखा गया अलग अलग जाति के पक्षी थे, जिसका मैं वर्णन भी करूंगा थोड़ा देर में। अलग अलग जाति के पक्षी, लगभग 15 प्रजातियों की पक्षियां मौजूद था। डार्विन साहब ने उस द्वीप पर पहुंच करके उस पक्षियों का स्टडी किया
किसी का चोंच लंबा, किसी का बॉडी का आकार चेंज, किसी का कुछ, किसी का कुछ। लेकिन देखा गया जब वहां पे रह रहे थे तो अनुकूली विकिरण उन्होंने देखा गया, क्या वातावरण के अनुसार वो कीटभक्षी से बीजभक्षी बने, यानी वह शाकाहारी बने। इस तरह का नेचर देखा, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और सभी दिशाओं में फैल गई। ऐसे एग्जाम्पल डाइवर्जेंट का कहा जाता है। लेकिन कन्वर्जेंट का कहते हैं एक से अधिक अनुकूली विकिरण, एक से अधिक अनुकूली विकिरण जब किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में विकास करता है उसको कहते हैं कन्वर्जेंट। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन में कई एग्जाम्पल हैं जिसमें देखा जाता है कि कई तरह के विकास अलग अलग जगह पे हुआ, दक्षिण अफ्रीका में बहुत जगह पर, लेकिन वो एक जगह पर आ गए ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन के रूप में वह विख्यात है, जो कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। इस तरह से मैंने अलग अलग एग्जाम्पल दिया, अलग अलग मैंने इसको बताया। आइए मैं बात करूं डार्विन का फिंच। डार्विन का फिंचे के बारे में बताऊं। आइए मैं बताऊं डार्विन के फिंचे। फेमस वर्ड है डार्विन्स फिंचेस। एक्चुअली जो वर्ड दिया गया फिंचे, पक्षियों को कहा गया यहाँ पर। देखा गया दक्षिणी महासागर के समीपवर्ती द्वीप समूह जिसका नाम था गैलापागोस द्वीप समूह। गैलापागोस द्वीप समूह पर इन्होंने क्या देखा डार्विन साहब ने? जियोप्सिजा वंश के, जियोप्सिजा वंश के लगभग 20 से 22 प्रजाति पक्षियों देखा। वैसे किसी बुक में आपको 14 प्रजाति दिखेगा, किसी बुक में 14 में से एक माइनस कर दिया, किसी और द्वीप की बात किया कोकस, लेकिन एक 13 का बात किया। लगभग इन सभी पक्षियों में इन्होंने क्या स्टडी किया? चोंच का आकार, भोजन करने का स्वभाव, उनका शारीरिक आकार, पूंछ का रंग, पर का रंग, ये सब जो इन्होंने स्टडी किया तो पता चला सब अलग अलग तरह के, लेकिन एक जगह पर आकर के वहां के अनुकूलन में अनुकूलित होकर के अपना विकास कर रहे थे, और इसी सब को इन्होंने एक नाम दिया, डार्विन का फिंचे के नाम जाना जाता है। डार्विन साहब को याद रखेंगे आप लोग, वो समुद्र में यात्रा करते थे, समुद्री यात्री उनको कहा जाता है। खास करके वह एक जहाज का इस्तेमाल करते थे, पर्सनल जहाज था जिसका नाम था HMS बीगल। इस जहाज का वो इस्तेमाल करते थे और समुद्र में ही अपनी जीवन व्यतीत करते थे, जगह जगह जाकर स्टडी करते थे। उसी दौरान में, उसी यात्रा के दौरान उन्होंने गैलापागोस द्वीप पर इस प्रजाति के जीव को, इस प्रजाति के पक्षियों को देखा, और आज के डेट में डार्विन फिंचे उनको कहा जाता है। इस तरह से मैंने आपको डार्विन फिंचे समझाया। आइए मैं जैव विकास का सिद्धांत थोड़ा समझता हूँ। मैं आपको आइए बताता हूं जैव विकास के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। एक्चुअली आपने जैव विकास के बारे में कई तरह प्रमाण देखा, लेकिन आइए मैं थ्योरी के बारे में भी कुछ समझाऊं। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया। सबसे पहला एक आगे लेमार्किज्म, जिसको आप कहते हैं लेमार्कवाद। लेमार्क साहब ने अपने हिसाब से जो जैव विकास का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को उपार्जित लक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। क्या है वो मैं आपको समझाऊं। इस सिद्धांत के अनुसार आप कह सकते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति द्वारा सभी जातियों, ये वर्ड जो आता है ये आप फेमस है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इसको मैं समझा। इनका सिद्धांत जो था लेमार्कवाद, उनके अनुसार से कहा जाता है उपार्जित लक्षण की वंशागति के द्वारा सभी जातियों में उत्तरोत्तर आगे की ओर जटिलता, दक्षता विकास करता है, यानी कि हर समय आगे की ओर विकास करता है। किसके आधार पर? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये पॉइंट समझने वाला, इसको समझ लीजिए। उपार्जित लक्षण क्या है? तो जन्म के बाद किसी जीव में आने वाले लक्षण को उपार्जित लक्षण कहते हैं। ये वर्ड फिर आ गया वंशागति। वंशागति का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण किसी भी लक्षणों का। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यहीं पर लेमार्क साहब कुछ गलत साबित हो गए, इनका आलोचना हुआ। लेकिन उन्होंने तर्क भी दिया। कैसा कैसा तर्क दिया वो एग्जाम्पल देकर समझा दूं। इन्होंने एग्जाम्पल एक जिराफ का दिया। जिराफ जो आप जानते हैं शाकाहारी जीव है, जंगलों में जिराफ की गर्दन की लंबाई आप देखते हैं बहुत ज्यादा होता है। इनका कहना था एक समय था जब पृथ्वी का विकास हो रहा था, उसमें शाक झाड़ियां छोटे छोटे कद के थे, लंबाई उसकी ज्यादा नहीं थी। उस समय जिराफ का हाइट बहुत कम था और छोटे जीव हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे विकास का क्रम बढ़ा,
पेड़ पौधे लंबाई में बढ़ते चले गए, ऊंचाई उनका बढ़ता चला गया, वैसे ही जिराफ भी अपने बाद में लक्षणों को उपार्जित किया और उनकी गर्दन की लंबाई बढ़ता चला गया और उनका पीढ़ी में विकास हुआ लंबे गर्दन वाला। लेकिन ये कहीं भी सार्थक साबित नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ होता, उपार्जित लक्षण को प्राप्त करता, तो आज के डेट में जो बाहुबली हैं उनका संतान बाहुबली होता, एक्सरसाइज करके बड़ी फिगर चेंज करते उनका संतान अपना बड़ी फिगर चेंज किया पैदा लेता। लेकिन ऐसा नहीं होता। यही चीज इनका गलत साबित हुआ, कई आलोचना का शिकार हुए। इसी पर आया नव लेमार्कवाद, तो उसको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा।